हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेगा मलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज जो हम करने वाले हैं विराम चिन्ह का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। पहले हमने क्या पढ़ लिया था एक बार हम लिस्ट देख लेंगे, उसके बाद हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ एक एक्सरसाइज भी करेंगे जहां पर देखेंगे कि किस तरह से विराम चिन्हों को हमें यूज़ करना है। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, आपको उसको फिर से रीराइट करना होगा, फिर से लिखना होगा। किसकी सहायता से? विराम चिन्हों को यूज़ करते हुए आपको फिर से लिखना है और आपको खुद को देखना होगा कि अच्छा ये वाक्य दे रखा है, समझना होगा, देखना होगा इसमें कौन कौन से विराम चिन्ह अप्लाई होते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था और आज हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने अल्प विराम को समझा था, उसके बाद हमने अर्ध विराम देखा था, पूर्ण विराम भी पढ़ लिया था, उप विराम भी पढ़ लिया था। कई बार आपको अर्ध विराम और उप विराम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि अर्ध विराम हमेशा किस तरह से यूज हो रहा होगा। दो वाक्यों को जब हम बिना किसी समुच्चय बोधक अवयव के जोड़ रहे होंगे तब हम अर्ध विराम को यूज करते हैं, और उप विराम को हम किसी भी टॉपिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जिसमें हमने देखा था जब हम किसी विस्मय के साथ यानी कि अपने इमोशंस के साथ, अब वो खुशी के लिए कुछ शब्द हो सकते हैं, दुख के लिए हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं हाय, वाह, अरे, ऐसे शब्दों के बाद हम क्या लगाते हैं, इस तरह से विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहते हैं। हमेशा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसमें हम किसी से प्रश्न करते हैं तब यूज किया जाता है। कोष्टक, इसके बारे में बात की थी कि ब्रैकेट होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, और तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट। तो बड़ा और मंझला ब्रैकेट तो आपका कहाँ यूज होता है, मैथ्स में यूज होता है। छोटा ब्रैकेट हम यूज करते हैं जब हम कोई चीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी सामने वाले को कोई बात एक्स्ट्रा में बताते हैं, तब हम उसे किस में यूज करते हैं, कोष्टक में यूज करते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमने क्या देखा था। उसके बाद हमने योजक चिन्ह तक पढ़ लिया था, हाइफन तक हमने पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं कहां से, अवतरण चिन्ह से। अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। एक और चीज, किसी ने कमेंट में लिखा था कि चिन्ह मैम इस तरह से नहीं लिखा जाता है, आपने चिन्ह जो है वो इस तरह से बताया। तो ये दोनों ही तरीके ठीक है, ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। आप चिन्ह में न आधा लगाएं या फिर चिन्ह लिखते समय ची फिर ह के नीचे आप आधा न लगाएं, तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि साउंड सुनो, साउंड आता है चिन्ह ना कि चिन्ह। चिन्ह नहीं आता है, चिन्ह आता है, तो न पहले आएगा। तो आप इस तरह से लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं, मतलब जब डिजिटली वो आता है तो वो इस तरह से लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज मत हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, हम अवतरण चिन्ह से देखेंगे, उसके बाद की सारी चीजें हम वन बाय वन देखना शुरू कर देंगे। 2 पॉइंट्स मैंने नहीं लिए हैं, वो कौन से हैं मैं बता देती हूँ। लास्ट के मैंने 3 पॉइंट्स नहीं लिए हैं, जिनको मैं यहीं पर ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये हम पहले ही पढ़ चुके थे वर्ण के टाइम पे, कि जब हम वर्णों में बड़े वाले स्वरों के काउंट करते हैं, जिसको हमने छंद में भी देखा था कि जब हम उन्हें मात्राओं को काउंट करते हैं तो इस तरह का साइन लगाते हैं, बाकी अदरवाइज हम इस साइन को यूज नहीं करते हैं। तुल्यात्मक चिन्ह, जब हम किसी चीज की तुलना करने के लिए, यानी जब किसी को इज इक्वल दिखाना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए भी कोई ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल चीज देखना है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है भाई? निर्देशक चिन्ह जो होता है जब हम किसी चीज के लिए निर्देश दे रहे होते हैं, इसको मैं आपको आने वाली बाकी की चीजों में ही इंक्लूड करके बता दूंगी कि कब आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी के 2 मैंने समझा दिए, इसको मैं क्लास के बीच में ही अभी समझा दूंगी। तो यहां तक हो जाएगा, यहां तक मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होते हैं, जिनको हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं ना। तो इन्वर्टेड कॉमा 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा इकहरा और दूसरा होता है दोहरा। तो इकहरा में क्या होता है, जब हम एक सिंगल वाला इन्वर्टेड कॉमा देखा है और एक डबल वाला होता है, तो ये सिंगल के लिए होता है और ये डबल, दोहरा मतलब डबल के लिए। हम जब बनाते हैं तो कई बार हम क्या कर देते हैं, जब हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो हम इस तरह से लिख देते हैं, यूं करके लिख देते हैं। लेकिन अगर आप राइटिंग के टाइम पे लिख रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर में जब आप लिखते हो तो डिजिटली तो वो इस तरह से आ जाता है, आजकल यूं आ जाता है, तो इतना पता नहीं चलता है। लेकिन जब आप नोटबुक में लिख रहे हो, जब आपको विराम चिन्ह यूज करना है, या वैसे भी आप जब कुछ लिख रहे हो, तो उस टाइम ध्यान रखो कि आपको चिन्ह कैसे बनाना है। एक हरा के लिए देखो, इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यानी पहले एक नीचे से ऊपर की तरफ होता है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ऐसे ही डबल के लिए आपको यहां से इस तरह से बनाना है और उसके बाद इस तरह से, जैसे आपने
किसी चीज का नाम लिखा, ठीक है, जैसे आप किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हो और आप जैसे कृतिका लिखते हो, ठीक है, किसी पुस्तक का नाम लिख रहे हो, अब आपको ये पुस्तक को हाईलाइट करके दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से और इस तरह से लिखेंगे। अगर आप राइटिंग में लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिखेंगे। हम कई बार क्या कर देते हैं, यूं और यूं लिख देते हैं या फिर यूं और यूं लिख देते हैं, तो ये गलत है। इस तरीके से पहले आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और बाद में ऊपर से नीचे की तरफ। सेम ऐसे ही डबल के लिए आपको नीचे से डबल नीचे की तरफ जाना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोनों के बारे में बात की जाती है कि भाई इकहरा कब लिखना है और दोहरा कब लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या दे रखी है, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का यूज किया जाता है। जब हम किसी की बात एज इट इज कहना चाहते हैं, ये एज इट इज हम कहाँ देखते हैं, जब हम किसी का कथन होता है, ठीक है, जब हमें कोई परिभाषा लिखनी होती है एज इट इज, या जब किसी ने कोई बात जैसी कही हम वैसी की वैसी सामने वाले को बोलना चाहते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट बात हम जब बोलते हैं या किसी का कोट लिखते हैं देखते हैं, तो जब किसी की बोली हुई बात को हम एज इट इज बताना चाहते हैं तब हम किसको यूज करते हैं, अवतरण चिन्ह को यूज करते हैं। अब सिंगल कब यूज करना है और डबल कब यूज करना है उसको देख लो। अब बात आती है इकहरा, इकहरा कब यूज करना है यानी सिंगल कब यूज करना है। तो देखो, जब आप किसी चीज को इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हो, जैसे मान लो आप एक वाक्य लिख रहे हो, उस वाक्य में आपको कुछ बात अलग बतानी है, कुछ हाईलाइट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको यूज करते हैं, इकहरा अवतरण चिन्ह यूज करते हैं। जैसे आप कोई वाक्य लिख रहे हो या जैसे आप कुछ गद्यांश का संदर्भ व्याख्या करने वाले होते हो, तो आप क्या करते हो, उस संदर्भ में आप लिखते हो कि प्रस्तुत गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक। अब हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी, जो नाम है, तो जैसे मान लो आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, कृतिका या कोई भी गोधूली, कोई भी आपकी बुक का नाम है, आप वो लिखते हो, तो उसको आपको जो आपकी बुक का नाम है उसको आपको इंपॉर्टेंट दिखाना है, तो उसको हम किस में लिखेंगे, इकहरा में लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपने लिखा उसके पाठ, जो पाठ है कौन सा भाई, फिर उस पाठ का नाम जब आप लिखोगे तो उसको फिर से आप किस में लिखोगे, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे, इकहरा अवतरण चिन्ह में लिख दोगे। तो जहां पर आप किसी चीज को इंपॉर्टेंट दिखा रहे हो, अब जैसे आपने किसी के बारे में बता रहे हो या कोई बात कर रहे हो कि मैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं राजस्थान पत्रिका पढ़ती हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, राजस्थान पत्रिका पढ़ते हो, तो राजस्थान पत्रिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामने वाले को हाईलाइट करके दिखाना है, तब भी आप किस में डालोगे, उसको इकहरा वाले में डालोगे। तो जब आप कोई चीज अपने वाक्य में हाईलाइट करना चाहते हो, सामने वाले को इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हो, तब आप उसमें क्या यूज करोगे, इकहरा वाला यूज करोगे। अब बात आती है डबल वाला कब यूज करना है, तो दोहरा यूज करते हैं जब आप कोई परिभाषा लिख रहे हो। जैसे मान लो ये वाली जो परिभाषा है, मैं इस परिभाषा को डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकती हूं, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखोगे तो भी चलेगा। जब मान लो किसी का कथन है, जैसे आप किसी नेता वेता का कथन अगर आप देखते हो, तो वो भी आप इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका कौन सा वाला, सिंगल और डबल। तो पता चल गया कि सिंगल कब यूज करना है, डबल कब यूज करना है। अब तक शायद यार काफी बच्चों को पता भी होगा, काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो अब आप ध्यान रखना कि जब भी आप यूज करोगे तो इस तरह से यूज करना है, और लिखते समय आप ध्यान रखो कि यहाँ जब स्टार्ट करते तो नीचे से ऊपर की तरफ, और जब एंड करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण देखो क्या लिखा हुआ है, तुलसीदास ने सत्य कहा है। क्या कहा है कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, ठीक है। तो यहां पर तुलसीदास की कोई बात कही गई है जो एज इट इज कही गई है, उनका कथन है, तो आप उसको इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। एक और बात, जब हमको फिर से लिखना होता है, किसी सेंटेंस को रीराइट करना होता है, फिर से लिखना होता है, तो गलती कहाँ होती है वो भी देखो। गलती कहाँ होगी, जैसे मान लो आपने दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, दे रखा है जयशंकर प्रसाद ने कहा है। क्या कहा है कि जीवन विश्व की संपत्ति है, ठीक है। हम मान लो आपको ये वाक्य मिल जाता है बिना विराम चिन्हों के, और आपको कहा जाता है कि इसको विराम चिन्हों के साथ यूज करते हुए लिखो। हम क्या करेंगे, हमको पता है भाई जयशंकर प्रसाद ने कहा है, भाई क्या कहा है उसके लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं। ऐसे तो बोलते जयशंकर प्रसाद ने कहा है, हम कहते हैं जयशंकर प्रसाद ने कहा है, फिर आगे हम वो बात बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने अल्पविराम लगाया, फिर उन्होंने जो बात कही है उसको हम एज इट इज लिख रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के फिर पूर्ण विराम लगा देते हैं।
तो ये गलत हो जाएगा और एग्जाम में आपको इसी तरीके का एक सेंटेंस मिल सकता है। अब तक मैंने जितने भी विराम चिन्ह के अगर देखे हैं, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो मोस्टली आपको इस टाइप का जरूर मिलेगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम गलती कर देंगे, हम क्या कर देंगे लगा के फिर यहाँ पर हम अवतरण चिन्ह लगा देते हैं और उसके बाद पूर्ण विराम लगा देते हैं। तो ये गलती मत करना, किसी की कही हुई बात है पूरी बात बोलनी है फिर उसको आपको पैक करना है। ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको पंक्चुएशन जब यूज करोगे वहां पर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने कोई सेंटेंस बोला है तो सेंटेंस को बोलने के बाद आपको उसके लिए लास्ट में आपको लिखना है कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाओगे, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाओगे, देन आपको इन्वर्टेड कॉमा के साथ उसको पैक करना है, उसको बंद करना है। तो पूर्ण विराम जो भी आपको लास्ट में जो भी लगाना है चिन्ह वो लगा के उसके बाद आप क्या लगाओगे, अवतरण चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट, राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो ये भी राम ने कहा कॉमा क्या बोला है भाई, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, पूर्ण विराम, देन आपको क्या करना है, अवतरण चिन्ह से उसको पैक कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा तो दोनों सेम सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, ये वाले चिन्ह हमको सेम सेम ही लग रहे हैं, लेकिन लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि हमको स्टार्टिंग करनी है नीचे से ऊपर की तरफ और बाद में जब एंड करोगे तो ऊपर से नीचे की तरफ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अवतरण चिन्ह के बाद नेक्स्ट चिन्ह आता है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है पहले समझ लेते हैं। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ये शून्य ही हमारा क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे आप जैसे लिखते हो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश लिखना है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम मध्य प्रदेश पूरा ना लिख के हम क्या कर देंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे म प्र। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आपको इसको कैसे लिखना है, म देन प्र, इस तरह से लिखना है आपको, क्योंकि ये जो डॉट वाला जो है ये हम इंग्लिश में जरूर लिख लेते हैं, एमपी लिख सकते हो या एमएलए लिखते हो तो वहां पर आप डॉट लगा सकते हो, लेकिन हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में आपको इस तरह से एक शून्य का आकार बनाना है, शून्य बनाना है, तभी वो सही माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी इंग्लिश और हिंदी में अलग है जिसमें आपको ध्यान रखना है। कभी भी अब अगर आपको कभी लिखना हो तो आपको इस तरह से लिखना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉ फिर लाघव चिन्ह, पंडित के लिए पंग फिर लाघव चिन्ह, इंजीनियर के लिए इंजी उसके बाद लाघव चिन्ह। ठीक है, तो ये चीजें को हमको ध्यान रखना है कि हमको डॉट नहीं लगाना है, हमको एक शून्य का आकार देना है, शून्य बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं विवरण चिन्ह। विवरण, जब आप किसी चीज का विवरण दे रहे हो, मतलब आप जब किसी की डिटेल बताने वाले हो तब आपको विवरण चिन्ह का यूज करना होता है। देखते हैं क्या होता है। विवरण चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है जिसमें आपको उपविराम और निर्देशक चिन्ह दोनों को यूज करना है। यहीं पर मैं आपको बताऊंगी निर्देशक चिन्ह क्या है। ठीक है, तो दोनों का यूज कर सकते हो आप जब आप कोई चीज का विवरण देने वाले हो। ठीक है, जब आप किसी चीज का विवरण देना चाहते हो, किसी चीज को आप डिटेल में बताना चाहते हो तो वहां पर आप विवरण चिन्ह को भी यूज कर सकते हो और वहां पर आप निर्देशक चिन्ह को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह दोनों सेम सेम लगते हैं ना। तो योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह जब हम किसी चीज के बीच में क्या बता रहे होते हैं, या तो वो सेम सेम होते हैं या विलोम शब्द होते हैं या हम कैसी का कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं चांदी सा, सोने सा, तो जब इस तरह से बता रहे होते हैं तब वहां पर हम क्या करते हैं, हम वहां पर योजक चिन्ह को यूज करते हैं। लेकिन निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और वहां पर हम निर्देश बता रहे होते हैं, किसी चीज के हम आगे के स्टेप्स बता रहे होते हैं तब यूज करते हैं। तो निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह आप दोनों यूज कर सकते हो, दोनों ही क्या होते हैं, किसी एक चीज के लिए यूज हो रहे होते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हो। जैसे इसमें क्या कहा है कि क्या बता रहे हैं कि विवरण चिन्ह का प्रयोग हम वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश देने के लिए बताते हैं। जैसे आप बताते हो कि संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, अब आप उन भेदों के बारे में जब बताने वाले होंगे तब आप क्या यूज कर सकते हो, आप निर्देशक चिन्ह भी यूज कर सकते हो और आप विवरण चिन्ह भी यूज कर सकते हो, दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, आम के निम्न फायदे हैं। अब आम खाने के निम्न फायदे हैं
तो कौन कौन से फायदे हैं, जब आप उसको आगे डिटेल में बताने वाले हो तब आप इस तरह से लिखोगे आम के निम्न फायदे हैं, फिर 1 नंबर डालोगे, बताओगे भाई ये फायदा है, फिर 2 बताओगे, 3 बताओगे। ऐसे ही संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, मुख्य 3 ही होते हैं, बाकी वैसे 5 होते हैं, तो मैंने मुख्य ऐड करा है ताकि पता रहे मुख्य तो 3 ही होते हैं। अगर संज्ञा के भेद बोले जाए तब आप 5 लिखेंगे। कौन कौन से होते हैं, आप नंबरिंग डालोगे 1 2 3। नेक्स्ट, वचन के 2 भेद होते हैं, ठीक है, तो एक वचन होता है और द्विवचन, और एक वचन होता है और बहुवचन होता है, द्विवचन उसमें होता है, संस्कृत में होता है। वचन के 2 भेद हैं, तो अब आप भेदों के बारे में बता रहे, तो अब अगर आप पूछोगे कि मैम यहाँ पर अगर हम निर्देशक चिन्ह लगाएं तो सही होगा, बिल्कुल सही होगा, आप निर्देशक चिन्ह भी लगा सकते हो। यहाँ पर भी देखो, जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, तो उदाहरण में मैंने क्या लगाया है, निर्देशक चिन्ह लगाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि उदाहरण कौन कौन से। अच्छा, उदाहरण में मैं विवरण चिन्ह लगा सकती हूँ, हाँ वो भी लगा सकते हैं, दोनों ही लगा सकते हैं। तो आप उदाहरण जैसे जैसे हम जैसे बोलते हैं, तो जैसे में भी आप निर्देशक चिन्ह भी लगा सकते हो और विवरण चिन्ह भी लगा सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं रेखांकन चिन्ह। रेखांकन, जब हम किसी को रेखांकित करते हैं और इंपॉर्टेंट दिखाते हैं, जो हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोई बात बतानी होती है या जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं, और वो अंडरलाइन हम अपनी सहूलियत के लिए करते हैं ताकि हमें पता रहे कि जब हमें पढ़ना है तो ये जो रेखांकित की हुई चीज़ें हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जब हम एग्जाम्स देते हैं तो भी अगर हमको लगता है कि यार ये चीज़ हमको दिखानी है, हाईलाइट करवानी है एग्जामिनर के लिए, तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे वो एकदम से हाईलाइट होके पता चल जाएगा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है इस पैरा में। जैसे मान लो आपने बहुत कुछ लिखा है और सब कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल आपको उस आंसर में आता था जो आपको लगता है कि कुछ अच्छे लेवल का है, तो आप उसको अपना रेखांकित करके लिख सकते हो। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट, कोई बात, कोई चीज अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप उसको अवतरण चिन्ह में भी लिख सकते हो। जैसे आप किसी का नाम है या कोई बुक है या कोई सन के बारे में कुछ स्पेशल चीज बताना चाहते हो तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो, यानी कि अवतरण चिन्ह में लिख सकते हो। तो रेखांकन का यही काम होता है। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द को, शब्द भी हो सकता है, कोई पद भी हो सकता है, या वाक्य को रेखांकित करने में हम किसको यूज करते हैं, रेखांकन चिन्ह को, जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं, उसको यूज करते हैं। अब जैसे मान लो आपको कोई नोटिस मिला हुआ है, नोटिस बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आपको नोटिस में 2 लाइनें या 3 लाइनें आपको अंडरलाइन करी हुई मिल जाती है तो आपका सीधा सीधा ध्यान उसी पर जाएगा, और वो सीधा सीधा ध्यान इसीलिए ही दिया गया है कि भाई पूरे नोटिस में ये 2 से 3 लाइनें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, तो आपका सीधा फोकस वहीं जाएगा। आप बाकी का नो 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 करके ऐसे पढ़ भी लोगे, लेकिन जो अंडरलाइन किया हुआ है आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, है ना, तो ये चीज होती है। तो उदाहरण देख लेते हैं, जैसे लिख रखा है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला है, उसमें आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब आपको उनके आंसर्स देने हैं और ऊपर लिखा हुआ है किन्हीं 3 का करना है। तो किन्हीं 3 पे अगर अंडरलाइन की हुई है तो वहां आपका फोकस चला जाएगा कि अच्छा भाई 3 करने, तो 3 दिखते ही आप 3 ही करोगे, और वो चीज अगर आपको अंडरलाइन नहीं की हुई मिलेगी तो आप उसको शायद इतना ध्यान से नहीं पढ़ोगे। तो अंडरलाइन आपको क्या करवाती है, फोकस करवाती है किसी बात के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रवेश द्वार। अब प्रवेश द्वार जो है वो दोपहर 12 बजे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये अगर आपको मिल जाता है, कहीं आप घूमने जा रहे हो और घूमने गए, वहां पे टाइमिंग दे रखा है कि भाई टाइमिंग है यहाँ से यहाँ तक और 12 बजे बंद हो जाएगा। आपने जैसे ही देखा 12 बजे तो आपको क्या हो गया, एक ध्यान पड़ गया कि अच्छा 12 बजे बंद हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप अगर कोई और जा रहा होगा तो आपको बता दोगे कि भाई 12 बजे तक बंद हो जाता है वो, क्यों, क्योंकि हमने उस अंडरलाइन किए हुए शब्द को हमने देख लिया है और वो हमारे दिमाग में छप गया है। और यही चीज अगर आपको नॉर्मल मिलेगी कि प्रवेश द्वार दोपहर 12 बजे बंद कर दिया जाएगा, तो आपको इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही अंडरलाइन किया हुआ है तो हमको वो बिल्कुल ऐसे खींचता है अपनी तरफ। तो ये होता है विराम चिन्हों का काम। तो उसमें रेखांकन चिन्ह हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पद लोप चिन्ह। पद लोप, पद मतलब कि कुछ पद का लोप होगा, यानी कुछ बात जो है वो मिस हो रही होगी, तब हम ऐसा कुछ चिन्ह यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पद लोप कहते हैं। कहाँ यूज करते हैं, देखो भाई जब है ना हम कोई बात बोल रहे हैं, ठीक है, और बात बोलते बोलते हम अचानक रुक जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि यार मैं उसको बहुत कुछ बोलना चाहता था पर छोड़ यार, ऐसे बोलते ना, पर छोड़ो यार। तो यहाँ पे आप सामने वाले से कुछ बात कर रहे थे और आप कह रहे हो कि कुछ बहुत कुछ बोल देता मैं तो, लेकिन छोड़ो यार, ऐसे बोल देते हैं। तो हम 2 सेकंड के लिए कुछ पॉज ले लेते हैं और पॉज लेके हम बोल देते हैं छोड़ो। तो यहाँ पर जो आपने किया है वो क्या है,
सामने से तो जिसको आप बात करते हुए बोल रहे थे तब तो वो समझ गया कि यहाँ पे वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो उसने नहीं बोला, तो अब उसने उसको मिस कर दिया है, और उस सामने वाले ने भी समझ लिया कि कुछ ऐसा बोलना चाहता था लेकिन उसने नहीं बोला। लेकिन अब आप इसी चीज को लिखित में लिखना चाहोगे तो कैसे समझ में आएगा सामने वाले को कि हाँ भाई ये यहाँ पे कुछ बोलना चाहता था लेकिन ये नहीं बोल पाया, और उसने उस बात को वहीं छोड़ दिया और आगे कोई बात कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो जब ऐसे चिन्हों के लिए हमको जब कुछ यूज करना होता है उसको हम पदलोप चिन्ह कहते हैं। वो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से डॉट 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 ऐसे होता है। जैसे आप देखते हो ना कि आप जब कुछ पढ़ रहे होते हो और पढ़ते पढ़ते स्टोरी आधे में ही रह जाती है, उसमें डॉट 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 लगा के लिख देते हैं टू बी कंटिन्यूड, या फिर आगे की तरफ फिर कभी पढ़ेंगे। तो उसका मतलब क्या है, कोई चीज बीच में छोड़ दी है, सस्पेंस हो गया है, वो बात वहीं पर ही छोड़ दी है, मतलब अधूरी है, और वो आपको खुद को सोचनी है कि अब पता नहीं कब आएगी, कब देखा जाएगा, कब उसके बारे में समझा जाएगा। तो इस तरह से जब आप पद का लोप कर देते हो, कुछ चीज को मिस कर देते हो, वो कहलाता है आपका पदलोप चिन्ह। परिभाषा देख लेते हैं। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो उसको लोप चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। राम ने मोहन को गाली दी। अब राम ने मोहन को गाली दी, अब गाली दी, गाली बोल के अब सामने वाला गाली बोल दे या फिर सिर्फ गाली दी ऐसे बोल दे तो सामने वाला सोचेगा कि कोई ना कोई गाली दी होगी, कुछ बुला भरा ही कहा होगा, और वो चीज उसने ऐसे बोल दिया, राम ने मोहन को गाली दी, और गाली दी कौन सी, नाम नहीं बोलना चाहते हम, डॉट 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 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, सामने वाला जब इसको देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा वहां पर इसने कुछ अपशब्द कहा है, कुछ ऐसा कुछ वर्ड कहा है जो ये बोलना नहीं चाहता, और सामने वाला समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ बोला होगा। अब कौन सी गाली दी वो आप खुद से दिमाग लगाना, लेकिन कुछ ना कुछ बोला होगा, और वो बोलने वाले मतलब सामने वाले को ये दे दिया थॉट कि कुछ होगा, खुद से समझ जाना, खुद से ऐड कर लेना, और वो फिर आगे की बात बोल दे देंगे। ठीक है, तो ये होता है। जैसे आगे नेक्स्ट देखो, गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, डॉट 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 डॉट, हम करेंगे या मरेंगे। अब यहाँ पर गांधी जी ने बोला है परीक्षा की घड़ी आ गई है, तो अब सामने वाला क्या करेगा, जी तोड़ मेहनत करना है, या तो लड़ेंगे या मरेंगे या जो भी करेंगे। तो यहाँ पर उसने कुछ ऐड नहीं किया, सामने वाले के ऊपर छोड़ दिया कि वो खुद से कुछ भी समझ ले, और वहां पर हमने एक छोटा सा पॉज लिया, और पॉज लेके हमने सामने वाले को ये दिखा दिया कि हम यहाँ कुछ बोलना चाहते थे लेकिन हमने नहीं बोला है, खुद से समझ लो जो भी आपको समझना है, और फिर हम आगे की बातों को बोल देते हैं। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हम किस तरह से करते हैं, जब हम कोई बात बोल रहे हैं फिर बोलते हैं छोड़ो यार, इस तरह से बोल देते हैं। तो हमारे मन में कुछ था, सामने वाले के मन में कुछ और होगा, हमने कुछ अपने तरीके से समझा, उसने कुछ अपने तरीके से समझ के उस बात को वहीं खत्म करके बाकी आगे की बात शुरू हो गई। तो ये होता है आपका पदलोप चिन्ह, जिसमें आप कुछ पद को मिस कर देते हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब जब हम पुनः फिर से कुछ रिक्त स्थान पे वही चीज रिपीट हो रही होती है उसके लिए हम यूज करते हैं। कैसे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होता है, ऊपर लिखे हुए किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जब आप किसी भी वाक्य में कुछ अंश था, कोई चीज थी, अब वो शब्द भी हो सकता है, वो कुछ वाक्यांश भी हो सकता है, जब आप उसको लिखते हो, एक बार लिखा, अब आपको पता है नेक्स्ट लाइन में ये फिर से रिपीट होने वाला है, तब हम क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, पुनरुक्ति चिन्ह से लगा देते हैं कि भाई ये चीज सेम सेम यहीं पर ही आएगी। उदाहरण देख लेते हैं। रमेश कक्षा 10 में पढ़ता है, फिर आगे बोलते हैं रमेश के पिता एक किसान है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रमेश के पिता के बारे में बात कर रहे हैं, फिर रमेश के पिता क्या है, एक किसान है, तो यहाँ पर रमेश के बारे में बात होती थी। अब आगे भी अगर हम रमेश के बारे में और कुछ कहना चाहते हैं, रमेश एक ईमानदार लड़का है, रमेश जो है वो सुबह से शाम तक क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो यहाँ पर बार 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 क्या रिपीट हो रहा है, रमेश रमेश रिपीट हो रहा है। तो उस रमेश को अगर हम बार बार सोचो, आप खुद बोलो रमेश रमेश करके बोलोगे तो क्या लगेगा, वो बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, रिपीटेड रिपीटेड लग रहा है, और लिखते समय भी ऐसा ही लग रहा है। तो क्या करते हैं, जो शब्द के जस्ट नीचे ही लिखना है। ऐसे नहीं होगा कि रमेश यहाँ पर है और यहाँ पर रमेश इधर आ रहा है तो आप फिर से लगा दो कि अरे रमेश पहले वाले वाक्य में भी तो यू हुआ है ना, तो यहाँ पे भी लगेगा, नहीं, बिल्कुल जस्ट उसके नीचे ही अगर आपको लगता है कि वाक्य शुरू इससे हो रहा है रमेश से, तो आपको भी यहीं पर ही लगाना है। अंत में हो रहा है, जैसे हम लिख रहे हैं योजक चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, अवतरण चिन्ह, चिन्ह चिन्ह चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, चिन्ह चिन्ह सबसे अंत में आ रहा है, तो अंत में आ रहा है तब आप इस तरह से आप पुनरुक्ति चिन्ह लगा सकते हो, लेकिन जस्ट उसके बीच मतलब या तो फिर स्टार्टिंग में हो या फिर उसके एंड में हो, तभी लगा सकते हो। बीच में मान लो यहाँ पे रमेश इधर है और इधर रमेश यहाँ पे बीच में है,
तब आपको लिखना पड़ेगा, तब आप ऐसे यूं नहीं लगाओगे, पुनरुक्ति चिन्ह नहीं लगाओगे, ठीक है। तो एक सीरीज में होगा तब आप लगाओगे, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण, जब हम कुछ भूल जाते हैं लिखना उसको कहते हैं। तो जब आप लिख रहे हो, लिखते लिखते आप भूल गए, और ये हमारे एग्जाम टाइम में जब हम लिखते हैं तो उस समय हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, हम बोलते हैं, हमारे माइंड में आंसर बोलते हैं, और जब हम उसको लिखते हैं तो लिखते 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 हमसे मिस हो जाता है। और जब मिस हो जाता है और वापस से जब आप उसको रीड करते हो तो आपको पता चलता है, और ये हर बार हर बच्चे के साथ होता है, हर बच्चे क्या, हर किसी के साथ होता है, कि जब आप बोलते हो और बोलते बोलते लिखते हो तो आपसे कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। और वो हो सकता है आपका कुछ कारक चिन्ह हो सकता है, आपकी क्रिया हो सकती है, कुछ भी आपसे मिस हो जाता है लिखने में, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है, विस्मरण चिन्ह यूज करना होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी बोलते हैं। परिभाषा देख लो कि विस्मरण चिन्ह का प्रयोग हम किस तरह से लिखते हैं, लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है, और उसके लिए आपको इस तरह से ये साइन बना के आपको अपने वाक्य में उस चीज को ऐड करना होता है। जैसे राम, अब आपने लिख दिया जाएगा, अब जाएगा लिख दिया और भूल गए यहाँ पे क्या लिखना था, तो अब यहाँ पे इस तरह से चिन्ह बना के आप लिख सकते हो। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये तो छोटा सा स्पेस है, हम ठूस ठूस के लिख भी दें इसमें घर, लेकिन अब हमको ये घर नहीं लिखना, हमको लिखना है राम कल बाजार जाएगा, ठीक है। या ऐसे राम कल गीता के साथ बाजार जाएगा, तो एक शब्द होगा तो आप उसको ठूस के लिख भी दोगे, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा पद लिखने हैं तब क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से साइन बना के, फिर चाहे आपके 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं आप उनको लिख सकते हो, और समझ जाएगा देखने वाला कि अच्छा ये भूल गया था, यहाँ पे लिखना भूल गई थी, इसलिए इसने ऐड करके यहाँ पे लिखा है। श्याम डैश में रहता था, भाई जयपुर में रहता था, घर में रहता था, बंगले में रहता था, गाँव में रहता था, कहाँ भी रहता था, वो अगर आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। राम बहुत डैश लड़का था, क्या लड़का था भाई, एक बहुत ईमानदार लड़का था, ठीक है, तो आप ईमानदार लिख सकते हो भाई, एक क्या था, ईमानदार लड़का था। तो जहां पर आप भूल जाते हो और उस भूले हुई चीज को फिर से लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिखोगे। और एक और टिप देती हूँ कि जब भी आप कुछ अपनी तरीके से कुछ लिख रहे हो, जब आप कुछ सोच के और कुछ लिख रहे हो तो उसको फिर से एक बार जरूर पढ़ना, आपको मिस्टेक्स मिलेंगी, और अगर मिस्टेक्स नहीं भी मिलती हैं तो आपको ये चीज जरूर मिल जाएगी कि इसको मैं कुछ और बेटर तरीके से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो जो भी आप लिखो उस लिखे हुए को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप है, ये चाहे फिर आप कभी भी आंसर्स लिख रहे हैं उसके लिए भी आप ये जरूर अप्लाई करें कि जब भी जो भी चीज़ आप लिखो आप उसको एक बार फटाफट से रीड कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके अपने आंसर को बेहतर बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब अपनी लास्ट अभ्यास। आपको प्रैक्टिस सेट करना है कि किस तरह से हम अभ्यास करके अपने एक वाक्य को फिर से विराम चिन्हों की तरह यूज करके लिख सकते हैं, और बिना विराम चिन्ह के एक वाक्य कैसा फीका फीका लगता है वो भी अभी आप देख लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या दे रखा है। संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको वाक्य को पढ़ना है और उस वाक्य को पढ़ के आपको समझना है कि क्या बोला जा रहा है और मुझे क्या करना है, मुझे कौन कौन से इसमें विराम चिन्ह लगाने हैं। तो पहले तो ये दिख रहा है कि भाई संज्ञा के भेद हैं, भाई भेद हैं वो दिखाने हैं हमको, तो आप यहाँ पर अपना निर्देशक चिन्ह भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं इसको फिर से रीराइट करती हूँ, संज्ञा के भेद हैं, आप चाहें तो इसमें निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें विवरण चिन्ह भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, तो सबसे पहले लिखेंगे व्यक्तिवाचक, उसके बाद क्या है, इसके बाद कॉमा लगा देंगे, देन हम लिखेंगे जातिवाचक, उसके बाद क्या लिखेंगे, और भाववाचक। ठीक है, इसके बाद आप फोरग्राउंड लगा देंगे। और क्या हो सकता है, अब अगर आपने ये लिखा है तो हो सकता है हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। कहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, हम व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक में कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर कॉमा लगाते ही आपका विराम चिन्ह का 1 नंबर कट हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि मैंने बोला था लास्ट के दो भी आप जो भी लिस्ट में लिखते हो, लास्ट में जो भी दो लिख रहे हो, अगर आप उसमें और लगा रहे हो तो उन दोनों के बीच में आपका कॉमा नहीं होना चाहिए, तो आपको ये यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई एक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उदाहरण क्या है, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, खुद से समझो क्या दे रखा है भाई। राजू, सरला, गीता और मोहन पढ़ रहे थे। तो राजू है, ठीक है, एक नाम है। फिर क्या है, सरला है, तो सरला के लिए लगा देंगे। तो हो गया राजू, सरला, गीता और मोहन पढ़ रहे थे। हम गीता और मोहन के बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आप इस तरह से लिखते हो राजू, सरला, गीता, मोहन, सीता, मीता आदि पढ़ रहे थे, तो आपको आदि से जस्ट पहले वाले पे नहीं लगाना है, बाकी उससे पहले के सभी पर आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए। अरे आते ही आपको क्या करना है, यहां पर क्या लग जाएगा, आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाएगा। और तुम इतनी जल्दी आ गए, एक सिंपल वाक्य दिख रहा है, इसमें हम पूर्ण विराम लगा देंगे। नेक्स्ट, जीवन एक संघर्ष है। जैसे हमने देखा था विज्ञान एक वरदान या अभिशाप जो भी हम बोलते हैं, तो जीवन एक संघर्ष, इसके लिए आप क्या लगा सकते हो, इसमें आप यहाँ पे उपविराम लगाओगे। क्या लगाओगे, उपविराम लगाओगे, और यहाँ पर ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट, बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य, समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, पादरी आदि गांधी जी से मिलने आते थे। अब ये वाक्य आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, पहले इसको एक बार सही से पढ़ना है कि बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, पादरी आदि गांधी जी से मिलने आते थे। तो पहली चीज तो आप क्या देखो, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देखो लिखा है बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजपुरुष दे रहा है तो पहले तो बड़े बड़े पे लगा दो भाई योजक चिन्ह। ठीक है, फिर उसके बाद देशी विदेशी राजपुरुष। अब राजपुरुष और राजनीतिज्ञ थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगाओगे राजपुरुष, फिर आ जाएगा राजनीतिज्ञ, फिर देश विदेश के। देश विदेश के कौन, अब आप ऐसे मत कर देना देश विदेश के बाद में यहाँ पे कॉमा लगा दो, नहीं, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, ये एक लाइन यहाँ पे आ रही है। फिर पादरी के बाद कॉमा मत लगा देना, क्योंकि इसके आगे जस्ट क्या आ रहा है, आदि आ रहा है, तो पादरी के यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा, उससे पहले जितने भी नाम थे उनके आगे आप कॉमा लगा दोगे। आदि गांधी जी से मिलने आते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है और समझना है कि अच्छा भाई इसमें क्या क्या लगाना है। तो बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, पादरी आदि गांधी जी से मिलने आते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अभ्यास नंबर 2। अभ्यास नंबर 2 में आपको क्या करना है, विराम चिन्हों के नाम आपको उनके सामने लिखने हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको एक प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, ये क्या है, अर्धविराम, है ना, ध्यान रखना अर्धविराम है। तो अर्धविराम चिन्ह। नेक्स्ट दे रखा है, ये है लाघव चिन्ह, शून्य मत लिख देना, ठीक है, लाघव चिन्ह। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से ही फटाफट नाम सोच लेने की क्या क्या होगा इसमें। नेक्स्ट आता है, ये क्या है, अवतरण चिन्ह। उसके बाद आता है, ये क्या है, उपविराम। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका अल्प विराम। अल्प यानी जहां पर कुछ समय के लिए रुका जाता है उसे कहा जाता है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज थी जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हमको करना कैसे है, लिखना कैसे है, किस तरह से एक वाक्य हमको बताना है विराम चिन्हों के साथ। और आपने खुद ने भी देखा होगा कि विराम चिन्ह नहीं लगे हुए थे तो वो सेंटेंस कैसे दिख रहे थे, थोड़े से फीके फीके से दिख रहे थे। तो इस चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको कुछ बताई, जैसे मैंने आपको बताया अवतरण चिन्ह के बारे में। कई बार कई बच्चे गलती कर देते हैं, लास्ट में जो आपको चिन्ह लगाना होता है वो आप
पूर्ण विराम के बाद ही लगाएं, पहले मत लगा देना कि वाक्य, क्योंकि जो कथन बोल रहा है वो पूरा कथन कंप्लीट बोलेगा ना, और कथन तभी कंप्लीट होगा जब आप उसमें लास्ट में लगाओगे कुछ चीज। कई बच्चे वाक्य लिख देते हैं लेकिन उनमें पूर्ण विराम और ये सारी चीजें नहीं लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको एक सेंटेंस को जब भी लिखना है, एक वाक्य को लिखना है, तो जो भी उसके अंत में चिन्ह आना चाहता है वो जरूर लगाएं। जैसे धन्यवाद कहते हैं हम या थैंक यू कहते हैं हम, तो वो भी एक हम कोई बात बोल रहे हैं, सामने वाले को पूरी तरह से समझ में आ रही है ना, तो आप उसके लिए भी चिन्ह लगाएं। जैसे हम धन्यवाद के बाद क्या लगाते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसमें किसी को विश कर रहे हैं, तो विश करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और जब आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, धन्यवाद थैंक यू दोनों हिंदी इंग्लिश में, तब भी आप उसमें क्या लगाओ, जब आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो तो वहां पर भी आपको क्या लगाना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखो, जिससे सामने वाले को आपके चिन्हों से समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रश्न कर रहे हो कि खाना खाया, तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है अगर आप पूछ रहे हो तो, और अगर बता रहे हो तो पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगा दो, है ना। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। विराम चिन्ह का टॉपिक आज हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट, क्या करेंगे हम पत्र समझना स्टार्ट कर देते हैं। पत्र और आपका गद्यांश और पठित गद्यांश हम किस तरह से करें, और हम पद्यांश को किस तरह से किया, हम पद्यांश को किस तरह से करें, ये सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम सीधा कर देंगे स्विच किस पे, हमारी बुक पे, और बुक पढ़ना हो जाएगी, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगी आपकी जुलाई से, तो टेंशन नहीं लेनी है। यूपी स्टार्ट कर देंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद बाकी के बोर्ड्स को भी हम चलाते जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।